हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके पिछले 5वें वीडियो में मैंने आपको भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता पूरा करा दिया है। अब हम इस वीडियो में रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं। तो मुख्यतः जो रासायनिक क्रियाओं में प्रदर्शित होते हैं वो रासायनिक गुणधर्म है। जैसे कि वो क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया करेगा, वो अम्ल के साथ कैसी अभिक्रिया करेगा, वो साल्ट के साथ कैसी अभिक्रिया करेगा, गर्म करने पर ठंडा करने पर उनकी अभिक्रियाओं में क्या होगा, ये सब चीज़ों को हम रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ते हैं। तो अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो उनमें किस तरह का होगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनमें किस तरह से होगा। तो सिंपल सा आप समझ लीजिए, कोई भी जो रासायनिक प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है। तो अगर आप बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है और लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मतलब दाएं जाएंगे तो लेने की और नीचे जाएंगे तो देने की प्रवृत्ति बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो उसके आधार पर इनकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अगर वो लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके उसके साथ क्रिया करेंगे रासायनिक क्रिया, और अगर देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके अपनी प्रक्रिया करेंगे। यही कारण है कि प्रथम समूह और 17वें समूह, प्रथम समूह में कौन से हैं, क्षारीय धातु, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और 17वें में कौन से हैं, हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो पहला समूह जो है देना चाहता है और 17वां समूह लेना चाहता है, इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत आसानी से रासायनिक प्रक्रिया होती है और आयनिक बंध बनते हैं। तो इस तरह से प्रक्रियाएं हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में बहुत सारी प्रवृत्तियां, जैसे विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण संबंध क्या है, अगर आप इसमें जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे तिरछे की ओर आपका जो आ रहा है उनकी प्रवृत्ति, उनको हम तिर्यक कहते हैं, मतलब डायगोनल संबंध कहते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव, अब ये क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो क्रिया में भाग लेते हैं वो तो सक्रिय होते हैं, लेकिन बाकी जो पेयर हैं वो अक्रिय पेयर कहलाते हैं, जो क्रिया में भाग नहीं लिए हैं। तो उनका भी क्रिया में काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। जितने ज़्यादा अक्रिय युग्म रहेंगे उनका प्रतिकर्षण बल के कारण से उनका काफ़ी प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। लेंथेनाइट संकुचन प्रभाव, इसको भी हम देखेंगे, इत्यादि पर चर्चा हम आगामी एककों में करेंगे। इस भाग में तत्वों की संयोजकता में आवर्तिता एवं दूसरे आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक असामान्य गुणधर्मों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, पहला है संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है अगर तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं धन में होते हैं, जैसे धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 ऐसा होता है। लेकिन मान लो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी संयोजकताएं ऋण में होती हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऐसा। जैसे सोडियम का धन 1, मैग्नीशियम का धन 2, कैल्शियम का धन 2, एल्यूमिनियम का धन 3 ऐसा। वैसे ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का -1, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3 ऐसा। तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो उनमें धन आवेश बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और ऋण आवेश बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, लेकिन उनमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप राइट में जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है बाह्यतम कोश में, तो फिर उनके धन आयन में एक से ज़्यादा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति भी हो जाती है। जैसे Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। सिल्वर एक देता है, गोल्ड 1 देता है, गोल्ड तो देना ही नहीं चाहता है, ऐसा होता है। तो उसमें भी अंतर आ जाता है, मैं कह रहा हूँ। मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो भी मतलब ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति तो बढ़ती है, लेकिन उसमें भी अंतर आता है, उन्हीं को हम समझेंगे। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम ये देखते हैं कि बाह्यतम कोश की क्या स्थिति है। अगर बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको लेकर के पूरा करना चाहेंगे, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरा करना चाहते हैं।
लेकिन मान लो बाह्यतम कोष में 1-2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं जिनको दे करके वो अष्टक पूरा कर सकते हैं अंदर वाले में, तो फिर वो 1-2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जैसे पहला वाला ग्रुप जो है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इस तरह का देखने को मिलता है। निरूपक तत्वों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की संयोजकता सामान्यतः, हालांकि आवश्यक नहीं है, उस तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या 8 की संख्या में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो अब ये 2 चीज बता रहा है, या तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको वो देना चाहता है, इसलिए उनकी संयोजकता धन 1 रहेगा। वैसी जो दूसरा है बेरिलियम वाला, बेरिलियम वाला, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, एल्यूमिनियम वाले में 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है तो 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ऐसा हो जाता है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो 1-2 कम है ऑक्टेट से, अष्टक से, 8 से, तो फिर उतने इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो 8 से उनको घटा दीजिए तो निकल आएगा, तो ऋण में आएगा वो। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है जो 8 से 1 कम है तो इसलिए उनकी संयोजकता 1 है, -1। ऑक्सीजन में 2 कम है तो -2 है, नाइट्रोजन में 3 कम है तो -3 है। तो या तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है दे करके उतने धनावेश बनाएंगे, या बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1-2 लेकर के ऋणायन बनाएंगे, वही उसकी संयोजकता हो जाती है। ठीक है, संयोजकता के स्थान पर अब ऑक्सीकरण अवस्था पद का प्रयोग होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा तो धन ऑक्सीकरण अवस्था और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ऐसे 2 यौगिकों पर विचार करते हैं जिनमें ऑक्सीजन है, OF2 और Na2O। अब इन दोनों में देखिए, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है तो फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में भले ही सहसंयोजक बंध बनेगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, लेकिन अगर वो सोडियम के साथ बंध बनाता है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो सोडियम धन आवेश और ऑक्सीजन ऋण आवेश हो जाएगा। तो यहां पर ये धन है, ये ऋण है, जबकि यहां पर ये धन है, ये ऋण है। तो दोनों में अंतर देख लीजिए कि यहां पर ऑक्सीजन धन और यहां पर ऋण आवेश बना रहा है। तो इस बात पे निर्भर करता है कि सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है या कम ताकतवर है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच के खुद ऋण आयन बन जाएंगे, लेकिन अगर सामने वाला ज्यादा ताकतवर है तो वो आपसे इलेक्ट्रॉन खींच करके वो ऋण आयन बन जाएगा और आप धन आयन बन जाएंगे। यही केस इन दोनों में है कि यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है तो ये खींच लिया इसलिए आप धन आयन हो गए, ये ऋण आयन हो गया, जबकि यहाँ पर आप ज्यादा ताकतवर हो इसलिए ये आपने खींच लिया और आप ऋण आयन और ये धन आयन बन गया। इन यौगिकों में 3 तत्व शामिल हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम फ्लोरीन से कम, ऑक्सीजन से कम सोडियम है। फ्लोरीन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5 है। इसका प्रत्येक परमाणु OF2 अणु में ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन करता है। यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 फ्लोरीन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ साझा करता है। अब फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच के रखेगा क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसमें धन और इसमें ऋण आवेश आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध नहीं है, इसलिए पूरा तो शिफ्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। इस अणु में ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन करता है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है क्योंकि इस अणु में से 2 फ्लोरीन परमाणु हैं। ऑक्सीजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 है। यह फ्लोरीन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करता है। ऑक्सीजन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजन करता है, ठीक है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था धन 2 है। तो अब यहां पर धन 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट कर दिया है फ्लोरीन की तरफ, भले ही वो पूरा नहीं दिया है लेकिन शिफ्ट फ्लोरीन की तरफ। क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में इससे, तो उसमें आपको ये बताया था कि जब साझा करते हैं, जैसे मैंने और आपने 1-1 रुपए साझा किया, आप ज्यादा ताकतवर हो तो आपने 2 रुपए को अपने तरफ गुल्ला को खींच के रख लिया, भले ही वो बीच में रखना चाहिए था, थोड़ा अपने तरफ रख लिया। इस तरह के फ्लोरीन ने यहां पर किया है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड अणु में ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक है,
इसी कारण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है। अब साझा नहीं हो रहा है, सोडियम देना भी चाहता है तो दे देता है वो, और ऑक्सीजन ले लेता है। अतः ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था -2 को दर्शाता है। दूसरी ओर सोडियम, जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s1 है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। तो एक एक सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 है। सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो मैंने पहले ही बताया है कि वो धन आवेश आ रहा है या ऋण आवेश आ रहा है उसमें, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है। हाइड्राइड तथा ऑक्साइड में तत्वों की संयोजकता की आवर्त प्रवृत्ति को सारणी 3.2 में दर्शाया गया है। तत्वों के रासायनिक व्यवहार में इस तरह की आवर्त प्रवृत्तियों को इस पुस्तक में अन्यत्र भी चर्चा की गई है। देखिए, तो समूह है जो ऊपर से नीचे जाते हैं समूह कहलाते हैं। तो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनको हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 7, 8 तक है। ठीक है। 18 नंबर वाला आपका नोबल गैस है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब वो कंप्लीट है। उससे पहले वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ये है हेलोजन है। उससे पहले वाला ऑक्सीजन वाला है चाल्कोजन। उससे पहले वाला नाइट्रोजन वाला है। इस तरह से है। तो संयोजकता भी ऐसी है कि ये 1 देना चाहेगा, 2 देना चाहेगा, 3 देना चाहेगा। ये 4 या तो देना या लेना है संयोजन। ये जो है, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है कि ये 1, 2, 3 देना चाहते हैं, तो धन धन आएगा इनका। ठीक है। ज़्यादातर में ये देना लेना दोनों कर सकते हैं जिसमें कार्बन आता है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 या तो दे देगा या 3 ले लेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3 लेना पसंद करता है, तो ये ऋण 3 बनेगा। ठीक है। तो देखिए 3.5 लिखा है। 6 है तो 2 लेना चाहेगा। ठीक है। 7 है तो 1 लेना चाहेगा। तो ये देखिए संयोजकता मतलब एवरेज दिखा रहा है, वो एवरेज है ना। संयोजकता इधर ऋण में आ गया, इधर धन में है। ठीक है। इधर ऋण है ना, ये सब ऋण है, और वो उसकी कोई संयोजकता नहीं है क्योंकि वो ऑक्टेट है। से तत्व ऐसे भी हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता संक्रमण तत्वों एवं एक्टिनाइड तत्वों का एक विशेष अभिलक्षण है। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। परिवर्ती संयोजकता का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि एक से ज्यादा संयोजकता दिखाना। जैसे कि आयरन, आप देखिए कि आयरन Fe2+ अवस्था यानी कि फेरस और Fe3+ यानी कि फेरिक अवस्था में भी रहता है। इस तरह को हम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, एक से ज्यादा धन या ऋण आवेश बनाने की प्रवृत्ति को। उदाहरण है, आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित युग्मों वाले तत्वों के संयोग से बने यौगिकों के अणु सूत्र की प्रागुक्ति कीजिए। सिलिकॉन एवं ब्रोमीन और एल्यूमिनियम तथा सल्फर, इनका हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है। तो देखिए, सिलिकॉन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का तत्व है जिसकी संयोजकता 4 है। ब्रोमीन 17वें वर्ग का है और इसकी संयोजकता 1 है, यानी 1। तो यौगिक का अणु सूत्र होगा SiBr4। Br4। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सिलिकॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन वाला है अंतिम कोष में, 4 इसको और चाहिए। तो ये क्या करेगा कि एक सिलिकॉन जो है चारों तरफ से एक एक ब्रोमीन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इसलिए ये SiBr4 बनाएगा। ठीक है। दूसरा क्या लिखे हो आप? एल्यूमिनियम तथा सल्फर। तो एल्यूमिनियम जो है 13वें वर्ग का तत्व है जिसकी संयोजकता 3 है। सल्फर 16वें का है जिसकी संयोजकता 2 है। अतः Al2S3, क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 संयोजकता है और सल्फर में 2, तो सल्फर यहां पर जो है 3 रह जाएंगे, सल्फर यहां पर 3 रहेंगे और एल्यूमिनियम यहां पर 2 रहेंगे इनके साथ। तो इसलिए Al2S3 होगा। गिन लीजिए, इसका भी 3 दूनी 6 हो रहा है क्योंकि इसमें 3 है तो 3 दूनी 6, इसमें 2 है तो 2 तिया 6, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों की संयोजकता बराबर आ जाएगी, इसलिए Al2S3 इसका फार्मूला होगा। आप इस टाइप के फार्मूले जो दिए हैं इसमें, इनको आप रट लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट,
द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण धर्मों में असंगतता। द्वितीय आवर्त जिसमें ये लिथियम वगैरह आते हैं, तो ऐसे आप जाओगे लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे जाते जाओगे तो उनमें क्या असमानताएं आती हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ग एक यानी लिथियम, मतलब शुरू में लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसा ये द्वितीय आवर्त है। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फ्लोरीन, बोरान से फ्लोरीन तक अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से अनेक पहलुओं में भिन्न है। मतलब आवर्त सारणी में जो दूसरा आवर्त है उसके पहले वाले जो तत्व हैं, पहले वाले तत्व वो अपने बाकी वाले तत्वों से अलग हैं, थोड़े से उनके गुणधर्म अलग हैं। उनके पीछे कारण ये है कि उनका एक तो आकार छोटा है और इलेक्ट्रॉन अंतिम मतलब एकदम अंदर के कोश में और उपकोश में है, तो ज्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए हैं वो नाभिक से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं छोड़ते हैं। दिक्कत ये है। तो ऐसे कई कारणों से उदाहरण लिथियम अन्य क्षारीय धातुओं से तथा बेरिलियम अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से भिन्न यौगिक बनाते हैं, जिनमें निश्चित तौर पर सहसंयोजक बंध होते हैं, जबकि अन्य सदस्य प्रधानतया आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, लेकिन लिथियम देना नहीं चाहता है, वो सहसंयोजक बंध बनाता है। क्योंकि छोटा है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकालना मुश्किल होता है। वास्तव में लिथियम तथा बेरिलियम क्रमशः अगले वर्गों के द्वितीय तत्व जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से अधिक मिलते हैं। आवर्त गुणधर्मों में इस तरह की तुल्यता को विकर्ण संबंध कहते हैं। तो इधर आप लिथियम ले लो और इधर आप मैग्नीशियम ले लो, तो ऐसे तिरछा हो गया। ठीक है, वैसे इधर बेरिलियम ले लो और इधर आप एल्यूमिनियम ले लो, तो ये तिरछे हैं ऐसे, तो इनसे ज्यादा मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये विकर्ण संबंध कहलाते हैं, डाइगोनल रिलेशनशिप कहलाते हैं। यहां पर मैंने वो लगाना भूल गया, पीरियोडिक चार्ट आप देख लेना, उसमें आपको ऐसे दिखेगा। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समूह में अन्य सदस्यों की तुलना में प्रथम तत्व के भिन्न रासायनिक व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं। इनका असामान्य व्यवहार इन कारणों से होता है। पहला, तत्वों का छोटा होना। मैंने पहले बताया कि तत्व छोटे हैं तो ज्यादा पास में है इलेक्ट्रॉन, अधिक आवेश या त्रिज्या अनुपात तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता वर्गों के प्रथम सदस्य में सिर्फ 4 संयोजक कक्ष 2s और 2p बंध बनाने के लिए प्राप्त होते हैं, जबकि वर्गों के द्वितीय सदस्य हेतु 9 संयोजक कक्षक होते हैं 3s 3p 3d। फलस्वरूप हर वर्ग के प्रथम सदस्यों के लिए अधिकतम सहसंयोजकता 4 है। छोटा आकार है और उसमें 2p और 2s है, इसलिए केवल 4 संयोजकता कोश है। ठीक है, बाकी में ज्यादा है, 9 है। उदाहरण बोरान केवल BF4 बना सकता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य अपने संयोजक कोश का विस्तार इलेक्ट्रॉनों के 4 से अधिक जोड़ों को स्थान देने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम AlF6 बनाता है। इतना ही नहीं, P ब्लॉक के तत्वों में समूह के प्रथम सदस्य स्वयं से एवं द्वितीय आवर्त के अन्य सदस्यों से py बंध बनाने की प्रबल योग्यता रखते हैं। देखिए, सिग्मा और पाई बंध क्या होते हैं। अगर आप एक ही बंध बनाते हैं तो ये सिग्मा रहता है, एक और बंध बना देते हैं तो एक सिग्मा एक पाई हो जाता है, लेकिन एक और बंध बनाते हैं तो 2 पाई 1 सिग्मा हो जाता है। जैसे इसमें 1 सिग्मा 1 पाई बंध है, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बंध है, ऐसा है, वैसे उनमें भी है। जबकि वर्गों के उत्तरवर्ती सदस्य ऐसा नहीं कर पाते हैं। चलिए हम पहले चार्ट देखते हैं। ठीक है, चार्ट में क्या क्या दिया है ये हम देखते हैं। यौगिकों के सूत्रों द्वारा दर्शाए गए तत्वों की संयोजकता में आवर्त प्रवृत्ति। देखिए, जैसे कि हाइड्राइड का सूत्र देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये एक एक हाइड्रोजन से बंध बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को एक चाहिए, ये लोग एक देते हैं। लेकिन ये 2 देते हैं तो 2 हाइड्रोजन चाहिए लेने के लिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये 3 देते हैं तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये देखिए, है ना, इनमें भी BH3 हुआ ना एक प्रकार से। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं विशेषकर, क्योंकि इनको 4 चाहिए भी या साझा कर सकते हैं, है ना।
नाइट्रोजन को 3 चाहिए, इस ग्रुप को नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, इनको 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन से लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन दे भी सकता है ले भी सकता है ना। वैसे ऑक्सीजन है, इनको 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बने हुए देख सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को 1 चाहिए, है ना। तो इधर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चाहने की प्रवृत्ति, भले ही उनके खींचने की क्षमता बढ़ रही है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब ऑक्साइड भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 चाहिए, इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 2-2 जुड़े हुए हैं। मैग्नीशियम 2 दे सकते हैं, ऑक्सीजन 2 ले सकते हैं, इसलिए 1 है ना। ये 3 दे सकते हैं और ये 2 ले सकते हैं, उसके आधार पे है ये साझा करते हैं। 4 दे सकते हैं, ले सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इनमें 3 देना लेना, साझा कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप देख सकते हैं। धात्विक त्रिज्या आप देखिए, धात्विक त्रिज्या जो है मेटल आयन का हम देख रहे हैं पिकोमीटर में। लिथियम सोडियम की तरफ धात्विक त्रिज्या बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो है कोश की संख्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या भी बढ़ रही है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, ठीक है। आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी ही, भले ही जो उदासीन परमाणु है उससे लिथियम आयन की त्रिज्या कम हो गई, वैसे सोडियम से सोडियम आयन की त्रिज्या कम हो गई, लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ये देख सकते हैं। बेरिलियम से बेरिलियम आयन कम हो गया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन कम हो गया, ठीक है। ये आयन है ना, ये 2 आयन, ये 2 आयन, ऐसा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन आयन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो बाकी इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले आता है, ताकि वो भी ना ले जाए कोई, तो छोटा हो जाता है वो। उदाहरण, क्या एल्यूमिनियम के यौगिक AlClH2O5 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजक समान है? तो देखते हैं। यहां पर देखिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था (3) है और संयोजकता 6 है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन संयोजकता 6 है। इसका मतलब है कि वो 6 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान साझा किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें डिटेल अगर मैं बताऊंगा आपको तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा मेरे हिसाब से। ये अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप सिंपल (3) और (6) कर दें, तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं, ये ज़्यादा सॉल्यूशन वाला काम नहीं है। अब मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको डिटेल भी इसका बताऊंगा। अब है रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता। तो आगे बढ़ेंगे या नीचे जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता में क्या अंतर आता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया कि किस तरह का वहां पर आवर्तिता देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाते हो तो देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो उसके आधार पर इनकी रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। हमने कुछ मौलिक गुणों जैसे परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और संयोजकता में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन किया। अब तक हम यह जान गए हैं कि आवर्तिता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। तो जो गुण रिपीट हो रहे हैं कुछ संख्याओं के बाद, वो पूरी संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। जैसे आप एक वर्ग में नीचे जाते हैं तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है, इसलिए ये एक जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, है ना। जबकि आवर्त में आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलते चले जाता है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभिव्यक्ति है। तत्वों के इन मौलिक गुणों और रासायनिक गुणों में संबंध खोजने की कोशिश अब हम करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है। हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या घटती है। आप ऐसे जाएंगे तो परमाणु छोटा होता जाता है, क्यों? क्योंकि आवेश बढ़ रहा है। फलस्वरूप आवर्त में आयनन एंथैल्पी साधारणतया बढ़ती है, कुछ अपवादों को छोड़ दें, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और अधिक ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। यह भी आपने देखा। आवर्त में सबसे बाईं ओर स्थित तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे कम है और सबसे दाईं ओर के तत्व की आयनन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। उत्कृष्ट गैस को हम छोड़ देते हैं। उत्कृष्ट गैस में पूर्णतः भरे कोश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होते हैं। उनको भी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, बाकी तो ऊर्जा देते हैं ना, आपको उनको देना पड़ेगा, ये हम पहले देख चुके हैं। आवर्त सारणी में दोनों छोरों पर सबसे अधिक
और मध्य में सबसे कम रासायनिक क्रियाशीलता होती है। ठीक है, क्योंकि इधर के किनारे वाले इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और इधर के किनारे वाले इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो इनकी क्रियाशीलता ज्यादा है। बीच वाले देने लेने के मामले में थोड़ा उदासीन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनकी क्रियाशीलता बीच वालों की कम हो जाती है। इसके कारण से भाई आप इलेक्ट्रॉन देना या लेना पसंद करोगे, तब तो आप किसी के साथ संबंध बना पाओगे, किसी के साथ क्रिया कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे आप। आवर्त सारणी में दोनों छोरों पर सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम रासायनिक क्रियाशीलता होती है, ये आपने देखा। इस प्रकार सबसे बाईं ओर अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाकर प्रदर्शित होती है और सबसे दाईं ओर हैलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋण आयन बनाकर प्रदर्शित होती है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इधर सबसे ज्यादा है और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ये लेना पसंद करते हैं। इसलिए इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दानी है, एक बहुत बड़ा भिखारी है, तो दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बनेगा, ये मतलब है। ठीक है, इस गुण का संबंध तत्वों के अपचयन तथा उपचयन व्यवहार से करेंगे, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना और उपचयन का मतलब होता है देना, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। तत्वों की धात्विक तथा अधात्विक विशेषता का इससे सीधा संबंध है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी और अधात्विक गुण में बढ़ोतरी होती है। ये तो आपने पहले से देखा है, इस चैप्टर में पहले वीडियो से देख रहे हैं इस चीज को। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। कोई तत्व ऑक्सीजन हैलोजन से जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उससे कैसी क्रिया करता है, ये देखेंगे अपन। यहाँ ऑक्सीजन से तत्वों की अभिक्रिया पर हम विचार करेंगे। आवर्त के दोनों किनारों के तत्व ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे बाईं ओर के तत्वों के साधारण ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, उदाहरण Na2O, और जो सबसे दाईं ओर है स्थित है उनके ऑक्साइड सबसे कम अम्लीय, उदाहरण Cl2O7, तथा मध्य के तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जैसे Al2O3, As2O3 तथा उदासीन CONO होते हैं। ये जरा लाइन आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बाईं ओर यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह हैं, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, और सबसे दाईं ओर है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऑक्साइड सबसे अम्लीय होते हैं। और बीच वालों के ऑक्साइड या तो अम्लीय, क्षारीय दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण या उदासीन गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये उभयधर्मी है, यानी कि अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो क्षार की तरह, क्षार के साथ क्रिया कराओगे तो अम्ल की तरह, और उदासीन जो किसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनको जरा याद रखेंगे आप, लेफ्ट वाले क्षारी, राइट वाले अम्लीय, बीच वाले उदासीन या उभयधर्मी प्रदर्शित करते हैं। जबकि उदासीन ऑक्साइड में अम्ल या क्षार का गुण नहीं होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए उभयधर्मी का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे मान लो हमने कहा कि ये उभयधर्मी है, तो उभयधर्मी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो उभयधर्मी है और ये अम्ल है, इसके साथ क्रिया कराओगे तो क्षार जैसा काम करने लगेगा, अम्ल के साथ क्षार जैसा। लेकिन क्षार के साथ क्रिया कराओगे तो अम्ल जैसा काम करेगा, मतलब दोनों की तरह काम कर सकता है, अम्ल के साथ क्षार की तरह, क्षार के साथ अम्ल की तरह कार्य कर सकता है। उदाहरण, जल से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाएं कि सोडियम ऑक्साइड एक क्षारीय एवं क्लोरीन ऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। इसको जल से क्रिया करके बताएंगे अपन। देखिए कैसे, तो यहां पर देखिए कि जब Na2O3 की रिएक्शन हम जल के साथ कराते हैं तो सोडियम जल के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि क्लोरीन ऑक्साइड का क्रिया कराते हैं तो ये HClO4 बनाता है, और ये एक प्रकार से HCl जैसा है तो अम्लीय है। और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। आप इसमें नीला लिटमस टच करेंगे तो लाल हो जाएगा, इसमें लाल टच करेंगे तो नीला हो जाएगा। अब ये खत्म हो रहा है, इसको मैं खत्म कर देता हूं आज। निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम है। 3D श्रेणी का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम है, मतलब बीच वाले जो भाग में है डी ब्लॉक वाले, उनमें आगे बढ़ोगे या नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या कम या ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन
आंतरिक संक्रमण धातुओं के लिए यानी 4F के लिए और भी कम है। जब नीचे आप जाएंगे तो 4F 5F श्रेणी है, उसमें 4F लैंथेनाइड है ना। आयनन एंथैल्पी S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य है। परिणाम स्वरूप ये तत्व वर्ग 1 और 2 की धातुओं की तुलना में कम विद्युत धनी है। ठीक है। मुख्य वर्ग के तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने से सामान्यतः परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर ये चीजें बढ़ती हैं। धीरे धीरे आयनन एंथैल्पी घटती है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नियमित कमी कुछ अपवादों को छोड़ करके होती है। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी कम और लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है। इस प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण घटता है। इस प्रवृत्ति को उनके अपचयन उपचयन के गुण से जोड़ा जा सकता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति इसके विपरीत है, इसे हम परमाणु आकार और आयनन एंथैल्पी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू, बाय।